हेलो दोस्तों, वेलकम माय चैनल। हेलो दोस्तों, मैं अगली क्लास लेके आया हूँ। सब्जेक्ट साइंस क्लास 10th की एनसीईआरटी कोर्स चैप्टर नंबर 5 का पार्ट 2। पार्ट का नाम है जैव प्रक्रम। तो फर्स्ट हेडिंग है श्वसन मार्ग। तो श्वसन मार्ग से होकर वायु फेफड़ों में प्रवेश करती है तथा बाहर जाती है। सांस लेने तथा निकालने की क्रिया श्वासोच्छ्वास कहलाती है। वायु मार्ग के निम्नलिखित भाग हैं। नंबर 1, नासा मार्ग। एक जोड़ी नासा द्वार नासिका के अग्र छोर पर स्थित होते हैं। नासा द्वार से ग्रसनी तक के पथ को नासा मार्ग कहते हैं। यह नासा पट्ट द्वारा 2 भागों में बटा होता है। नंबर 2 है ग्रसनी। इस भाग में नासा मार्ग तथा मुख गुहिका दोनों खुलते हैं। ग्रसनी का नासा ग्रसनी कंठ द्वारा वायुनाल में खुलता है। नंबर 3, स्वर यंत्र। यह श्वास नाल का सबसे ऊपरी भाग है। स्वर यंत्र में वाक रज्जु उपस्थित होते हैं। नंबर 4, ट्रेकिया। वायुनाल ग्रीवा से होकर वक्ष गुहा में प्रवेश करती है। वायुनाल की भित्ति में उपस्थित के बने सी आकार के छल्ले होते हैं जो इसे पिचकने से रोकते हैं। श्वसनी। वक्ष गुहा में प्रवेश करने के पश्चात वायुनाल 2 श्वसनियों में विभाजित हो जाती है। प्रत्येक श्वसनी अपनी ओर के फेफड़ों में प्रवेश करती है। नंबर 2, फेफड़े। वक्ष गुहा में 2 फेफड़े हृदय के पार्श्वों में स्थित होते हैं। प्रत्येक फेफड़ा गुलाबी, कोमल एवं स्पंजी रचना है। प्रत्येक फेफड़ा प्लूरल कला से घिरा होता है। फेफड़ों में महीन नलिकाओं का जाल फैला रहता है। इस जाल को श्वसनी वृक्ष कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है मनुष्य में श्वासोच्छ्वास। तो मनुष्य में श्वास लेने की क्रिया विधि को 2 चरणों में पूर्ण होती है। नंबर 1 है निःश्वसन। वायुमंडलीय वायु को खींचकर फेफड़ों में भरने की क्रिया निःश्वसन कहलाती है। इसमें ऑक्सीजन युक्त वायु फेफड़ों में प्रवेश करती है। इसमें प्लूरल गुहाओं का आयतन बढ़ जाता है। नेक्स्ट हेडिंग है अच्छवसन। फेफड़ों की वायु का बाहर निकाला जाना अच्छश्वसन कहलाता है। इसमें CO2 युक्त वायु फेफड़ों से बाहर निकलती है। इसमें प्लूरल गुहाओं का आयतन कम हो जाता है। नेक्स्ट हेडिंग है वहन। मानव शरीर में रुधिर वहन के लिए एक तरल माध्यम का कार्य करता है। इसे तरल संयोजी ऊतक भी कहते हैं। रुधिर के प्रमुख 2 भाग होते हैं। नंबर 1, तरल भाग प्लाज्मा तथा इसमें निलंबित रुधिर कोशिकाएं। प्लाज्मा रुधिर का 90% भाग बनाता है। लाल रुधिर कणिकाएं का 90% भाग बनाता है। लाल रुधिर कणिकाएं ऑक्सीजन का वहन करती हैं। इस कार्य में लाल रुधिर कणिकाओं में उपस्थित हीमोग्लोबिन वर्णक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति तथा लाल रुधिर कणिकाओं की अधिकता के कारण रुधिर लाल रंग का होता है। नेक्स्ट हेडिंग है हृदय। मनुष्य का हृदय वक्ष गुहा में बाईं ओर स्थित होता है। इसका आकार बंद मुट्ठी के बराबर होता है। मनुष्य के हृदय के 4 भाग होते हैं, 2 आलिंद तथा 2 निलय। इन्हें दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय तथा बायां निलय में विभेदित कर सकते हैं। आलिंद ऊपर की ओर तथा निलय नीचे की ओर होता है। दायां आलिंद एवं निलय में तथा बायां आलिंद बाएं निलय में खुलता है। बाएं आलिंद तथा बाएं निलय में के बीच द्विबलनी कपाट होता है तथा दाएं आलिंद तथा दाएं निलय के बीच त्रिबलनी कपाट होता है।
दाएं आलंद से महाशिरा आकर मिलती है तथा बाएं आलंद से फुफ्फुस शिरा आकर मिलती है। नेक्स्ट हेडिंग है परिसंचरण तंत्र। मानव के शरीर में उपस्थित ऐसा तंत्र जो जो पोषक तत्वों गैसों, हार्मोन तथा अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन करता है, उसे परिसंचरण तंत्र कहते हैं। परिसंचरण तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों। नंबर 1 रक्त, नंबर 2 हृदय, नंबर 3 रक्त वाहिकाएं। तो फर्स्ट है आपका रक्त। रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है जो शरीर के विभिन्न भागों में पोषक तत्वों, गैसों, हार्मोन तथा अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन करता है, उसे रक्त कहते हैं। इसका पीएच 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। इसका निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। रक्त का निर्माण कहाँ होता है? लाल अस्थि मज्जा में। नवजात शिशुओं में रक्त का निर्माण प्लिया में होता है। एक सामान्य व्यक्ति में 5 लीटर रक्त होता है। रक्त के 2 भाग होते हैं, नंबर 1 प्लाज्मा, नंबर 2 रुधिर कणिकाएं। तो रक्त का प्लाज्मा में कितना परसेंट भाग पाया जाता है? 55। रुधिर कणिकाएं 45%। प्लाज्मा होता है द्रव भाग और रुधिर कणिकाएं होता है ठोस भाग। जल, प्लाज्मा में जल पाया जाता है 92%। कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं 8%। अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं 8%। रुधिर कणिकाओं में ठोस भाग, इसमें होती रुधिर कणिकाएं 3 भागों में विभाजित होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो नंबर फर्स्ट हेडिंग है आपकी आरबीसी, लाल रक्त कणिकाएं। आरबीसी की फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड क्रॉपल्स, लाल रक्त कणिकाएं। इसे इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक एक रंजक होता है जिसके कारण आरबीसी का रंग लाल होता है। आरबीसी रुधिर कणिकाओं का 99% भाग होती हैं। आरबीसी का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। यह केंद्रक विहीन कणिकाएं हैं। इनका जीवन काल 120 दिन होता है। यह ऑक्सीजन का परिवहन करती है। नेक्स्ट हेडिंग है डब्ल्यूबीसी, श्वेत रुधिर कणिकाएं। इसे ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं। इसमें केंद्रक पाया जाता है। इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, यह रंगहीन होती है। डब्ल्यूबीसी का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। डब्ल्यूबीसी शरीर की रोगाणुओं से सुरक्षा करती है तथा यह प्रतिरक्षा प्रदान करती है। नेक्स्ट हेडिंग है पिंबाणु, जिसे हम प्लेटलेट्स बोलते हैं और थ्रम्बोसाइट भी बोलते हैं। यह केंद्रक विहीन कोशिकाएं होती हैं। इनका जीवन काल 10 दिन होता है। यह रक्त का थक्का जमाने में मदद करती है। नेक्स्ट हेडिंग है परिसंचरण तंत्र। मनुष्य में O2 व CO2 पोषक पदार्थों, उत्सर्जी पदार्थों तथा स्रावी पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचाने तथा लाने वाले तंत्र को ही रुधिर परिसंचरण तंत्र कहते हैं। नंबर 1 खुला परिसंचरण तंत्र। इसमें रुधिर किसी प्रकार की वाहिनियों में नहीं बहता है। रुधिर आंतरंगों के आसपास पाया जाता है। इसमें किसी प्रकार का दाब उत्पन्न नहीं होता है। जैसे झींगा, कीट आदि जीवों में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग है बंद परिसंचरण तंत्र। रुधिर महीन लचीली धमनियों एवं सिराओं में बहता है। रुधिर हृदय से विभिन्न अंगों को पंप किया जाता है। इसमें रुधिर दाब उत्पन्न होता है। मनुष्य में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। नलिकाएं, रुधिर वाहिकाएं। नेक्स्ट हेडिंग है नलिकाएं और रुधिर वाहिकाएं। शरीर में रुधिर के वितरण करने एवं एकत्र करने के लिए असंख्य नलिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें रुधिर वाहिकाएं कहते हैं। ये 3 प्रकार की होती हैं। फर्स्ट हेडिंग है आपकी धमनी। ये मोटी और लचीली दीवार वाली नलिकाएं हैं। ये शुद्ध रुधिर को हृदय से शरीर में विभिन्न अंगों में पहुंचाती है। इनमें वाल्व अनुपस्थित होता है। इसमें रुधिर का बहाव तीव्र गति के साथ होता है। नेक्स्ट हेडिंग है सिरा। ये पतली और दृढ़ दीवार वाली संकरी नलिकाएं हैं। ये अशुद्ध रुधिर को शरीर के अंगों से हृदय में लाती है। इनमें वाल्व उपस्थित होते हैं। रुधिर का बहाव सामान्य व धीरे धीरे होता है। नेक्स्ट हेडिंग है केशिकाएं। किसी अंग या ऊतक में पहुंचकर धमनी
उत्तरोत्तर अत्यधिक पतली बहनियाँ बनाती है, जिन्हें जिन्हें केशिकाएँ कहते हैं। केशिका एक मोटी कोशिका होती है जिससे इनसे होकर ऊतकों में गैसों व अन्य पदार्थों का अन्य पदार्थों का अन्य पदार्थों का रुको दोस्तों अन्य पदार्थों का विनिमय सरलता से हो सके। नेक्स्ट हेडिंग है रक्त दाब। नेक्स्ट हेडिंग क्या है? रक्त दाब। तो रुधिर वाहिकाओं की भित्ति के विरुद्ध जो दाब उत्पन्न होता है उसे रक्त दाब कहते हैं। यह दाब सिराओं की अपेक्षा धमनियों में बहुत अधिक होता है। रक्त दाब का सबसे पहला परीक्षण स्टीफन हेल्स ने घोड़ों पर किया। नेक्स्ट हेडिंग है रक्त दाब के प्रकार। तो नंबर 1 प्रकुंचन दाब। हृदय के संकुंचन से उत्पन्न दाब के कारण धमनी में रक्त बहता है, इसे प्रकुंचन दाब कहते हैं। सामान्य प्रकुंचन दाब लगभग 120 mm पारा है। नंबर 2 अनुशीतलन दाब। हृदय में शीतलन के कारण धमनी में रक्तदाब कम हो जाता है, उसे अनुशीतलन दाब कहते हैं। अनुशीतलन दाब लगभग 80 mm पारा होता है। नेक्स्ट हेडिंग है पादपों में परिवहन। पौधे पर्यावरण से गैस के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड जैसे पदार्थ लेते हैं, फिर भी उन्हें नाइट्रोजन, फास्फोरस, लोहे, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि अनेक पदार्थों की आवश्यकता विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों, पोषक पदार्थों आदि के निर्माण के लिए होती है। ऐसे अनेक पदार्थ मृदा में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहते हैं। ये पदार्थ पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। पादप परिवहन तंत्र 2 प्रकार के जटिल ऊतकों से मिलकर बना होता है। नंबर 1 जाइलम। यह ऊतक तंत्र जड़ों द्वारा अवशोषित जल एवं खनिजों लवणों को पौधे के विभिन्न भागों जैसे तना, पत्तियों व पुष्पों में आदि में पहुँचता है। नंबर 2 फ्लोएम। यह ऊतक तंत्र पत्तियों में निर्मित खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण पौधे के विभिन्न भागों एवं जड़ों में करता है। नेक्स्ट हेडिंग है जल का परिवहन। मृदा से जल का अवशोषण मूल रोमों द्वारा होता है। मूल रोम तथा मृदा जल के बीच आयन सांद्रण में अंतर होने के कारण जल मूल रोमों में प्रवेश करता है। यह जल क्रमिक रूप से जड़ की कोशिकाओं में विसरित होता हुआ जड़ के जाइलम ऊतक तक पहुंचता है। नेक्स्ट हेडिंग है भोजन तथा दूसरे पदार्थों का स्थानांतरण। प्रकाश संश्लेषण के विलयन उत्पादों का वहन स्थानांतरण कहलाता है और यह वहन फ्लोएम नामक ऊतक तंत्र द्वारा होता है। फ्लोएम इन उत्पादों के अलावा अमीनो अम्ल तथा अन्य पदार्थों का परिवहन भी करता है। भोजन तथा अन्य पदार्थों का स्थानांतरण ऊतक की सहायक कोशिकाओं की सहायता से चालनी नलिका की ऊपरमुखी तथा अधोमुखी दोनों दिशाओं में होता है। नेक्स्ट हेडिंग है उत्सर्जन। शरीर में होने वाली विभिन्न उपापचयी क्रियाओं में उत्सर्जित नाइट्रोजनी पदार्थों को बाहर निकाला जाना उत्सर्जन कहलाता है। मानव में उत्सर्जन अंगों को सामूहिक रूप से उत्सर्जन तंत्र कहा जाता है। मनुष्य में निम्न उत्सर्जन अंग पाए जाते हैं। नंबर 1 वृक्क, नंबर 2 मूत्र वाहिकाएँ, नंबर 3 मूत्राशय, नंबर 4 मूत्र मार्ग। तो नंबर 1 है वृक्क। मनुष्य में एक जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं। यह दोनों वृक्क उदर में कशेरुक दंड के दोनों ओर स्थित हैं। वृक्क गहरे भूरे एवं शैम के बीज की आकृति के होते हैं। इनका बाहरी भाग उभरा हुआ तथा भीतरी भाग दबा हुआ होता है, जिनके मध्य में छोटा सा एक गड्ढा होता है, जिसे गड्ढे को क्या कहते हैं? हाइलम कहते हैं। हाइलम भाग से वृक्क धमनी प्रवेश करती है और वृक्क शिरा एवं मूत्र वाहिनी बाहर निकलती है। दूसरी है मूत्र वाहिनियाँ। ये वृक्क से निकलकर मूत्राशय तक जाती हैं। इनकी भित्ति मोटी होती है तथा गुहाशंकरी होती है। इनकी भित्ति में क्रमानुकुंचन पाया जाता है, जिसके फलस्वरूप मूत्र आगे की ओर बढ़ता है। नेक्स्ट हेडिंग है मूत्राशय। यह उदर गुहा के पिछले भाग में स्थित होता है। मूत्राशय में मूत्र वाहिनियाँ आकर खुलती हैं। वह इसमें मूत्र को संग्रहित किया जाता है, इसलिए इसे मूत्र संचय
आशय कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है मूत्र मार्ग। मूत्राशय का पश्च छोर सकरा होकर एक पतली नलिका में परिवर्तन हो जाता है, जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं। मूत्र के निष्कासन की क्रिया को मूत्रण कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है वृक्काणु या नेफ्रॉन। प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख अति सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं, जिन्हें वृक्क नलिकाएं अथवा नेफ्रॉन कहते हैं। प्रत्येक नेफ्रॉन एक उत्सर्जन की इकाई होती है। नेफ्रॉन का प्रारंभिक भाग एक प्याले के समान होता है, जिसे बौमन संपुट कहते हैं। बौमन संपुट के प्यालेनुमा सांचे में रक्त की नलियों का गुच्छा होता है, जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। ग्लोमेरुलस एवं बौमन संपुट को मिलाकर मेलफिगी कोश कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है कृत्रिम वृक्क या अपोहन। तो उत्तरजीविता के लिए वृक्क जैसे अंग हैं। कई कारक जैसे संक्रमण, आघात या वृक्क में सीमित रुधिर प्रवाह वृक्क की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं। यह शरीर में विषैले अपशिष्ट को संचित कराता है, जिससे मृत्यु भी हो सकती है। एक कृत्रिम वृक्क नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पादकों को रुधिर से अपोहन द्वारा निकालने की एक युक्ति है। पादपों में उत्सर्जन। पादपों के मुख्य उत्सर्जी उत्पाद ऑक्सीजन तथा CO2 हैं, जिन्हें क्रमशः श्वसन तथा प्रकाश संश्लेषण क्रिया में प्रयुक्त या बाहर उत्सर्जित किया जाता है। पादपों के बहुत से ऊतकों में प्रतिकोशिकाएं पाई जाती हैं। कुछ अपशिष्ट उत्पाद जैसे रेंजीन, गोंद आदि पुराने जाइलम में संचित रहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जैव प्रक्रम पाठ का नाम जैव प्रक्रम ये पाठ पूरा समाप्त हो जाता है। थैंक यू दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।